प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की बात कही थी। मध्य प्रदेश में कभी संबल तो कभी इंदिरा ज्योति के जरिए प्रदेश को रोशन करने के दावे किए गए, लेकिन हकीकत में राज्य में अब भी लाखों घरों में बिजली नहीं पहुंची है। ऐसी एक तस्वीर आदिवासी बहुल बालाघाट जिले के लाजी विधानसभा के कई गांव से, जहां पर बेगा जनजाति के लोग रहते हैं और आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए वो तरस रहे हैं। बालाघाट जिले का कुआं गोधी गांव, यहां रहने वाले बैगा पीने के पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। भूख मिटाने अपनी मेहनत वनोपज पर सरकारी अनाज की सहूलियत ज़्यादा नहीं है। वैसे गांव में बिजली के तार भी लटके मिलेंगे, लेकिन हकीकत में लोगों ने अंधेरे को अपना लिया है। दिए लालटेन में रात कटती है। 2012 में गांव में तार लगे, निरीक्षण परीक्षण हुआ, बस उसके बाद दोबारा इन तारों में करंट नहीं दौड़ा। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तालाब बाड़ी कुछ नहीं, सब अंधाला में रहता है। आज तक लाइट आया नहीं, अंधाला में रहते हैं गरीबी लोग। बस चिमनी के चिराग चलाते हैं, उसके उजाला में रहते हैं। वो भी हवा चलता तो बुझ जाते, तो ऐसे अंधाले में रहते हैं बाल बच्चे धर के। लाइट नहीं ना कुछ नहीं। तो दिया जलाते हो? हम लालच में रहते हैं। क्यों दिया क्यों नहीं जलाते? मिट्टी तेल मिलता है, पर हमें नहीं निकाला। मिट्टी तेल क्यों नहीं निकालते? पैसा तो नहीं। तो आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में जहां एक और शासन की विभिन्न योजनाएं आती हैं, लेकिन इन गरीब बैगाओं तक वह योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। आज इनके हालत ऐसे है कि ना इन्हें खाने के लिए है, ना इन्हें रहने के लिए है, ना ही इस गांव में आज तक विद्युत की सप्लाई की गई है। शासन की विभिन्न योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे यहाँ से विधायक हैं। सवाल पूछा तो वो कहती हैं गांव में सब ठीक है, बस बिजली की कमी रहती है। क्योंकि जंगल क्षेत्र का मामला है तो ये सब होते रहता है, लेकिन अभी यदि वहाँ पर बंद होगी, जब आप वर्तमान में आ रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोगों से आप जाओगे बात करोगे तो यही चीज़ बताते हैं। परंतु वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि बाकायदा संपर्क में रहते हैं, कभी कभार वहाँ बिजली चली जाती है और उस इलाके में दोबारा बिजली चालू करवाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन अभी आप बता रहे हो तो वो हम चालू करवा देंगे। ये खबर इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की पुरानी सरकार ने ही 100% गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा किया था। कांग्रेस की सरकार आई तो उसने 9 महीने में जांच पूरी की। पता लगा सिर्फ पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 1,19,787 घरों में बिजली नहीं पहुंची है। 21 जिलों के 13,718 मजरे टोले ऐसे हैं जहां अब बिजली पहुंचाने के लिए 559 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अनुमान है कि प्रदेश में 5 लाख घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। हाँ, कागज पर वो जरूर रोशन है उस राज्य में जहां बिजली सरप्लस है। सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उसने कहा कि मध्य प्रदेश में सौभाग्य योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि वो खुद को जांच तक करने में असहाय महसूस कर रही है। बालाघाट सहित कई गाँव में कागजों में बिजली आ गई, लेकिन घर में अभी तक अंधेरा पसरा ही हुआ है। बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कागजों में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ज़मीन पर बहुत कुछ रह जाता है। लेकिन बिहार की आपको कहानी हम दिखाने जा रहे हैं। गोपालगंज में जहां पर ज़मीन पर सब कुछ हो गया, बावजूद उसके भ्रष्टाचार का मामला यहां सामने आया है। 264 करोड़ का एक पुल महीने भर में धराशायी हो गया। इसके साथ ही चंपारण, तिरहुत और सारण का कई जिलों से संपर्क टूट गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था और इसकी हकीकत देखिए कि 1 महीने में ये पुल धराशायी हो गया। बिहार के कई जिलों में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। हम आपको लगातार उसकी कहानियां दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी परेशानियां इस वक्त बिहार के कई जिले जो हैं वहां के लोग झेल रहे हैं और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले में भी बागमती नदी में पानी का स्तर बढ़ जाने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में स्थानीय लोग जीविका के लिए मछलियां पकड़कर गुजारा करने की कोशिश करते नजर आए। तेज बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले के निचले इलाकों में लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। बागमती नदी उफान पर है, जिससे इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से संपर्क जो है एक जिले का दूसरे जिले से टूटता चला जा रहा है।
तो जहां देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और बिहार भी कोरोना के खतरे से बचा नहीं है, बढ़ते मामलों के चलते राजधानी पटना में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन लगता है कि राजद के विधायकों को कोरोना की फिक्र नहीं है। झरने में तैरते हुए राजद विधायक संजय यादव की तस्वीरें तो कम से कम यही बात जाहिर कर रही है। संजय यादव के साथ कई लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। देश के कई राज्यों में कारखाने और फैक्ट्री खुलने के कारण बिहार के श्रमिकों की मांग फिर देखने को मिल रही है। ज्यादातर कंपनियों के लोग इन श्रमिकों की वापसी जल्द से जल्द हो और ट्रेन की सुविधा बहाल न होने के कारण इनको फ्लाइट का टिकट भी भेजकर मंगवा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस के अधिकारियों का कहना है कि दक्षिण के राज्यों या मुंबई जाने वाली अधिकांश फ्लाइट में ऐसे श्रमिकों की अच्छी खासी संख्या होती है। इन श्रमिकों का कहना है कि चूंकि सालों से एक ही कंपनी में काम करते आए हैं, इसलिए मैनेजमेंट के साथ रिश्ता बना हुआ है और सबका एक ही यहाँ पर रोना है कि बिहार में रहकर क्या करेंगे, यहाँ काम तो है नहीं। बिहार के सुपौल की बात करते हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की देखभाल में लगे डॉक्टर चिकित्सा केंद्र तक पहुंचने के लिए रिक्शे पर निर्भर हैं। भारी बारिश के बाद आसपास की सड़कों पर जलभराव हो गया है और कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहां आवाजाही में खासी मुश्किलें आ रही हैं और मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अमरेंद्र कुमार बताते हैं कि यहाँ 2-3 दिनों से ऐसे ही हालात हैं, लेकिन वो मरीजों को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते, इसलिए बारिश और बाढ़ में भी यहाँ आते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। लॉकडाउन और कोरोना के खौफ से खेल भी बंद है और खेल के सामान की बिक्री भी काफी प्रभावित हुई है और इसके साथ चीनी सामान के बहिष्कार की बात के बीच जालंधर में खेल का सामान बनाने वाले उद्योगों का बुरा हाल है। उनको अब सरकार से मदद की दरकार है। अब ये नज़ारे पुराने पड़ चुके। अब खेल बंद है और खेल से जुड़ा कारोबार ठप है। जालंधर में खेल के सामान का कारोबार करने वाले रविंद्र धीर कहते हैं कि बिक्री साल के पहले 5 महीने में होती है, जो अब बर्बाद हो चुकी है। कोई इवेंट होने वाला नहीं आने वाले समय में, ना इंटरनेशनल ना नेशनल। हिंदुस्तान में तो कोई होना ही नहीं है, क्योंकि ये जो महामारी है ये तो अब देश के कई प्रांतों में विकराल रूप ले रही है। तो किसी तरह के खेल मेले नहीं होने, कोई टूर्नामेंट, कोई IPL, कोई टेस्ट क्रिकेट, कुछ नहीं होने वाला है। जालंधर में खेल से बड़ा कारोबार देश में सबसे बड़ा है। करीब 1700 करोड़ के इस कारोबार में 400 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और 1300 करोड़ का सामान घरेलू सप्लाई में निकलता है। इनमें 300 करोड़ का सामान चीन से आता है। इनमें स्पोर्ट्सवेयर, टेबल टेनिस बॉल, बैडमिंटन और टेनिस के रैकेट, जिम के सामान आदि हैं। लेकिन चीनी सामान के बहिष्कार के ऐलान ने विपिन परिंजा जैसे कारोबारियों को चिंतित कर दिया है। उनका कहना है कि अगर चीनी सामान रोकना है तो सरकार को घरेलू उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा भी मुहैया कराना होगा और तकनीकी भी। तो अभी उसमें हमारे ये शूज़ के बीच में 30% से ऊपर जो है वो इम्पोर्टेड आइटम लगती हैं। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये बंद, चाइना से बंद करो, लेकिन हमें उसका अल्टरनेटिव भी तो गवर्नमेंट पहले प्रोवाइड करे ना, कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, रॉ मटेरियल में प्रोवाइड करके देंगे, जब उसको ही किसी और कंट्री से कम ड्यूटी पे प्रोवाइड करे। फिनिश गुड्स के ऊपर वो चाहे जितना मर्जी ड्यूटी लगाए, हमें कोई इससे नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल जो अगर सर्वाइव कर रहा नहीं है इंडिया में इंडस्ट्री कोई भी, तो उसके रॉ मटेरियल में ड्यूटी कम होनी ही चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री उठ पाएगी। 1978 कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी और अब पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी का कहना है कि वो इस मामले में जल्द ही खेल व्यापारियों के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। 3 महीने के लॉकडाउन और अब चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार ये चाहती है कि उनका उद्योग वापस से पटरियों पर आए
तो सरकार को ज़मीनी स्तर पर तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देना होगा और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में बदलाव भी लाने होंगे। जालंधर से अश्विनी मल्होत्रा के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद की बात करते हैं, जहां पर नेहरू पार्क में चिंपैंजी सूजी का 34वां जन्मदिन मनाया गया। सूजी को साल 2011 में सहारा समूह के द्वारा नेहरू पार्क को उपहार में दिया गया था। चिड़ियाघर प्रबंधन ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सूजी की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ सूजी का जन्मदिन मनाया। सूजी चिंपैंजी के लिए फलों और ब्रेड से तैयार खास फ्रूट केक भी तैयार किया गया था।